A car moves on a circular road. It describes equal angle about the center in equal time interval. एक कार जो है वो सर्कुलर रोड पे मूव कर रही है, इस तरह से एक सर्कुलर रोड है और वो इक्वल एंगल इक्वल टाइम में स्वीप कर रही है। इसका मतलब उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा वो कांस्टेंट है। ठीक है, इक्वल टाइम में इक्वल एंगल, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से वो सर्कल में मूव कर रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वेलोसिटी ऑफ कार इज ट्रू। ठीक है, अब वेलोसिटी कह रहे हैं तो ये एंगुलर वेलोसिटी नहीं है, ये फिर हुई आपकी लीनियर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, बट जो लीनियर वेलोसिटी होगी जो कि टेंजेंशियल होगी उसका मैग्नीट्यूड तो फिक्स होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, v इक्वल टू होता है आपका आर ओमेगा, या क्रॉस प्रोडक्ट के टर्म्स में लिखना हो तो v इक्वल टू होता है ओमेगा क्रॉस आर। ठीक, तो वेलोसिटी जो है उसका मैग्नीट्यूड तो फिक्स होगा बट उसकी डायरेक्शन हर मोमेंट में बदल रही होगी। इस पॉइंट पे अगर होगा तो वेलोसिटी की ये डायरेक्शन होगी, जब वो कार जो है वो इस पॉइंट पे पहुंच जाएगी तो वेलोसिटी जो होगी वो उस पॉइंट की टेंजेंशियल होगी यानी इस तरफ होगी। तो मैग्नीट्यूड तो वेलोसिटी का कांस्टेंट रहेगा, बस उसकी डायरेक्शन बदलती चली जाएगी। लेकिन अगर एंगुलर वेलोसिटी पूछी जाती तो एंगुलर वेलोसिटी का तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही कांस्टेंट रहेंगी। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है आउटवर्ड, जिसको हम डॉट लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या आ जाती है आपकी आउटवर्ड्स। तो अगर इक्वल टाइम में इक्वल एंगल स्वीप कर रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी एज ए वेक्टर जो है, एज ए वेक्टर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। लेकिन लीनियर वेलोसिटी की अगर हम बात करेंगे तो लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट होगा बट डायरेक्शन जो है टेंजेंशियल होगी, हर पॉइंट पे बदलेगी। तो देखते हैं क्या आंसर बनेगा। वेलोसिटी ऑफ मैग्नीट्यूड इज नॉट कांस्टेंट, गलत है ये। बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज, ये भी गलत है, सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है, डायरेक्शन बदल रही है। वेलोसिटी इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, ये भी गलत है, वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो टेंजेंशियल होती है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट बट डायरेक्शन चेंजेस, तो इसका जो सही आंसर है वो है डी पार्ट। A wheel rotates with a constant angular velocity of 300 rpm rotation per minute. The angle through which the wheel rotates in 1 second, एक सेकंड में कितना एंगल घूम जाएगा। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी लिखते हैं हम। एंगुलर वेलोसिटी आपको दी है 300 rpm। rpm एक रोटेशन में कितना एंगल घूमेगा, 2 पाई रेडियन, और पर मिनट का मतलब पर सेकंड कन्वर्ट करेंगे तो मिनट की जगह 60 सेकंड लिख देंगे। तो ये आपका आ जाएगा 60 से कैंसिल करेंगे, ये कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, और ये आपका आ गया 10 पाई रेडियन पर सेकेंड, 10 पाई रेडियन पर सेकेंड। अब कह रहे हैं एक सेकंड में कितना घूम जाएगा, तो साफ ही है 10 पाई रेडियन पर सेकंड, इसका मतलब एक सेकंड में कितने रेडियन घूमेगा, तो ये 10 पाई रेडियन घूम जाएगा। तो आपका आंसर क्या बनेगा, सी पार्ट। A motor is rotating at a constant angular velocity of 500 rpm. The angular displacement per second, सेम क्वेश्चन जो ऊपर वाला था वैसे ही है। तो एंगुलर वेलोसिटी दी है 500 rpm, तो उसको प्रॉपर यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। 500 रोटेशन पर मिनट, एक रोटेशन में 2 पाई रेडियन, और पर मिनट तो एक मिनट में 60 सेकेंड। तो ये कैंसिल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, और ये 2 से कैंसिल करेंगे, ये 3 टाइम्स, तो ये आपका आ गया 50 पाई बाई 3 रेडियन पर सेकंड। इतने रेडियन एंगल घूमेगा एक सेकंड में, और यही पूछ रहे हैं एक सेकंड में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, तो आपका आंसर बना 50 पाई बाई 3। The angle turned by a body undergoing circular motion depends upon time as theta is equal to theta naught plus theta 1 t plus theta 2 t square। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है टाइम का फंक्शन में, और एंगुलर एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम क्या करेंगे, 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे और वहाँ से फिर आपको एंगुलर एक्सेलरेशन मिलेगा। तो जरा इसको एक बार डिफरेंशिएट, थीटा की इक्वेशन लिख लेते हैं। थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट प्लस थीटा 1 टी प्लस थीटा 2 टी स्क्वायर। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ओमेगा मिलेगा, तो ओमेगा आपका आ जाएगा थीटा 1 प्लस 2 थीटा 2 टी, और एल्फा जो आएगा एक बार फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो थीटा 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, और ये आ जाएगा 2 थीटा 2। तो जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो होगा 2 थीटा 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। सो योर आंसर इज डी पार्ट। A rotating wheel changes angular speed from 1800 rpm to 3000 rpm in 20 सेकेंड। इन होना चाहिए इन 20 सेकेंड्स। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी 1800 rpm से 3000 rpm कर दी गई है 20 सेकेंड में, और एंगुलर एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं कितना होगा, उसको अगर हम यूनिफॉर्म माने तो बहुत ही सिंपल है। जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा एल्फा, तो वो होगा आपकी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी
माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, जो भी टाइम लगा। तो फाइनल जो है वो है 3000 आरपीएम है, और इनिशियल जो है वो है 1800 आरपीएम। तो आरपीएम को भी सही करना पड़ेगा, रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या करना होता है, 2 पाई से मल्टीप्लाई और 60 से डिवाइड, तो ये बन गई रेडियन पर सेकंड। ये हुई चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, और कितने टाइम में चेंज हुई है, 20 सेकंड में, तो डिवाइडेड बाई 20। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो 2 पाई 3000 माइनस 1800 करेंगे तो ये 1200 हो जाएगा, अपॉन नीचे क्या आने वाला, तो एक तो 60 है और एक 20 सेकंड से आपने डिवाइड किया, तो 60 से इसको कैंसिल करेंगे तो 20 टाइम्स कैंसिल होगा, 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया, तो एंगुलर एक्सेलरेशन आपका आया 2 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। सो योर आंसर इज सी पार्ट, ठीक। A body rotating with uniform angular oscillations cover 100 pi radian in first 5 seconds after the start, ठीक है। स्टार्ट इसका मतलब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 है, और यूनिफॉर्म एसलेशन से स्टार्ट कर रहा है, यानी एसलेशन आपका कांस्टेंट है। और पहले 5 सेकंड में कितना एंगल घूम गया, 100 पाई रेडियन घूम गया। पहले 5 सेकंड में कितना एंगल घूम गया, 100 पाई। कह रहे हैं कि इट्स एंगुलर स्पीड एट द एंड ऑफ 5 सेकंड, 5 सेकंड के एंड में कितनी एंगुलर स्पीड उसके पास होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये इक्वेशन लगाते हैं, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर, और यहाँ से हम फाइंड करेंगे अल्फा। ओमेगा नॉट टी तो 0 हो जाएगा, ओमेगा नॉट 0 है, तो कितना आने वाला, थीटा जो है वो है आपका 100 पाई रेडियन इज इक्वल टू हाफ एल्फा, और टी जो है वो है 5 सेकंड, 5 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 25 से अगर ये डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4। तो अल्फा जो आपका आया वो आपका आया 8 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अब आपसे पूछ रहे हैं 5 सेकंड के बाद फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, तो ओमेगा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, फर्स्ट इक्वेशन। ओमेगा नॉट तो आपके पास 0 है और अल्फा आपके पास है 8 पाई और टाइम है आपका 5 सेकंड। तो ये जो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी आ गई वो आ गई आपकी 40 पाई रेडियन पर सेकंड, 40 पाई रेडियन पर सेकंड, ए पार्ट आपका आंसर बनेगा। The angular velocity of a wheel increases from 100 to 300 in 10 सेकेंड, 100 से 300 हो गई एंगुलर वेलोसिटी 10 सेकेंड में। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड ड्यूरिंग दिस टाइम में कितने रिवॉल्यूशन उसने किए होंगे, ठीक है। यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन हम मान रहे हैं, और कितने रिवॉल्यूशन किए होंगे तो वो आपसे पूछा गया, ठीक है। तो एक चीज़ समझनी है, अगर एक्सेलरेशन आपका यूनिफॉर्म हो, सेम हो, कांस्टेंट हो, तो एवरेज वेलोसिटी निकालने का तरीका ये होता है, एवरेज वेलोसिटी जिसको हम कहते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, जिसको डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी बोलेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, उसका फॉर्मूला बन जाता है कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। ये सिर्फ कब एप्लीकेबल होगा, जब एक्सेलरेशन आपका क्या हो, यूनिफॉर्म हो किसी भी टाइम इंटरवल में। तो यहाँ से हमें एवरेज एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगी, इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2। तो एंगुलर वेलोसिटी पहले थी 100, फिर थी 300, और अपॉन 2 करेंगे तो ये आ जाएगी 200 रेडियन पर सेकेंड। कोई यूनिट नहीं दी है यहाँ, उन्होंने बताया नहीं है कि ये जो एंगुलर वेलोसिटी है इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट मेंशन होनी चाहिए। और आंसर में कहीं पाई वगैरह कुछ नहीं दिख रहा है, तो मेरे हिसाब से फिर ये जो यूनिट होगी ये आपकी होगी आरपीएम की यूनिट होगी, ठीक है। ये कितनी यूनिट होगी, आरपीएम, या आरपीएस भी हो सकती है, रोटेशन पर सेकंड भी हो सकती है, क्योंकि रेडियन पर सेकंड तो उन्होंने लिखा नहीं। अगर हम रेडियन के हिसाब से आंसर निकालेंगे तो आंसर में एक पाई भी दिखेगा। चलो पहले हम इसको स्टैंडर्ड यूनिट मान के कर लेते हैं, रेडियन पर सेकंड मान के कर लेते हैं, रेडियन पर सेकंड, और ये भी क्या है, रेडियन पर सेकंड, ठीक। तो ये आ गई 200 रेडियन पर सेकंड, ये आ गई आपकी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, और वो है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी
तो कितना एंगल घूम जाएगा, तो वो जो एंगल घूमेगा वो डेल्टा टी से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। डेल्टा टी टाइम जो दिया वो 10 सेकंड दिया, तो जो एंगल घूमेगा वो 2000 रेडियन घूम जाएगा। अब कितने रिवॉल्यूशन घूम गया, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने लगा दिए, तो जितना एंगल घूमा अपॉन 2 पाई, 2 पाई में एक रिवॉल्यूशन होता है कंप्लीट, तो 2 पाई से इसको डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 2000 अपॉन 2 पाई, इसका मतलब ये आया 1000 अपॉन पाई रिवॉल्यूशंस। इतने रिवॉल्यूशन, इतने चक्कर वो पूरे कर लेगा। तो इसका आंसर सही करने के लिए आपको सबको कैसा करना है, पाई से डिवाइड कर देना, सारे ऑप्शंस को पाई से डिवाइड कर देना। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, सी पार्ट। A wheel has angular acceleration of 3 radian per second and an initial angular speed of 2 radian per second. In the time of 2 seconds, it has rotated through an angle. 2 सेकंड में कितना एंगल घूम जाएगा, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है और एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो जो इक्वेशन हम लगाएंगे वो आप लगाएंगे थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर। ओमेगा नॉट टी, ओमेगा कितना है, तो इनिशियल जो वेलोसिटी है वो है 2 रेडियन पर सेकंड और टाइम भी है आपका 2 सेकंड का, प्लस हाफ एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो है आपका 3 रेडियन पर सेकंड और स्क्वायर, और टाइम है 2 सेकंड का, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो ये कैसे करेंगे 2 टाइम्स, तो ये हो गया 6 और ये हो गया 4, तो इसका मतलब ये 10 रेडियन एंगल घूम जाएगा 2 सेकंड में। सो योर आंसर इज बी पार्ट। A body rotates about a fixed axis with an angular acceleration of 3 radian per second square. The angle rotated by it during the time when its angular velocity increases from 10 radian per second to 20 radian per second. ठीक, कितना एंगल घूम जाएगा, अब जरा आराम समझिए। एंगुलर एक्सेलरेशन आपको दिया है कितना, वो दिया है आपको 3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा 1 मैं उसको कहूँ तो ये है 10 रेडियन पर सेकंड, और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितनी जिसको हम ओमेगा 2 कहें तो ये है आपकी 20 रेडियन पर सेकंड। तो एवरेज एंगुलर, और ये कितनी देर में हुई वो टाइम वगैरह हम सब निकाल सकते हैं। तो टाइम निकालने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि हम ऐसा करेंगे, ओमेगा 2 जो होगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी वो हो जाएगी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 प्लस एल्फा टी। तो यहाँ से अगर हम टाइम निकालेंगे तो ये आ जाएगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 मतलब आ गया 10 डिवाइडेड बाई एल्फा मतलब 3, तो ये 10/3 सेकंड का खेल है। अब कितना एंगल घूम गया होगा, कितना एंगल घूम गया होगा, तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी निकालते हैं हम, या हमें टाइम पता लग गया तो एंगल भी निकाल सकते हैं हम। कई तरीके हमारे पास, हम ये इक्वेशन भी लगा सकते थे, टाइम अगर नहीं निकालना था, टाइम अगर निकाल लिया है तो हम ये इक्वेशन लगा सकते हैं। पहली एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 टी प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। अगर आपको टाइम नहीं निकालना था तो आप ये वाली इक्वेशन भी लगा सकते हो, ओमेगा 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जिसको हम कहते हैं। तो अगर आपको टाइम नहीं निकालना था तो हम इस इक्वेशन से भी कर सकते हैं, चलो इसी से कर लेते हैं। ओमेगा 2 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा आपका 400, ओमेगा 1 का स्क्वायर तो ये आपका हो जाएगा 100 प्लस 2 अल्फा, अल्फा आपको फाइंड करना, अल्फा दिया है आपको 3, और थीटा एंगल फाइंड करना है कितना एंगल घूम जाएगा। तो यहाँ से ये थीटा जो आया वो आपका आ गया 300/6, तो ये आपका आया 50 रेडियन, ए पार्ट। A wheel which is initially at rest is subjected to a constant angular acceleration about its axis. एक व्हील है वो इनिशियली कहाँ था, रेस्ट में था, और उसको एक कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन उसके एक्सिस के अबाउट अप्लाई किया गया है, और वो 15 डिग्री घूम गया टी टाइम में। तो इंक्रीज इन एंगल थ्रू विच इट रोटेट्स इन द नेक्स्ट 2t सेकेंड, नेक्स्ट 2t सेकेंड में कितना एंगल घूम जाएगा वो। ठीक, तो ये बात समझो, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो हमने काइनेमैटिक्स में समझा था कि अगर आप टी सेकंड्स के इक्वल टाइम इंटरवल अगर दे रहे हो उसको, तो पहले टी सेकंड में अगर ये थीटा एंगल घूम गया तो अगले टी सेकंड में घूमेगा ये 3 थीटा, और अगले टी सेकंड में घूमेगा ये 5 थीटा, अगले टी सेकंड में घूमेगा ये 7 थीटा। इस तरह से सिचुएशन आगे बढ़ती है। कब, जब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो। तो पहले हमारे टी सेकंड में घूमा ये 15 डिग्री, तो अगले टी सेकंड में घूमेगा ये 45 डिग्री, और अगले टी सेकंड में घूमेगा ये 75 डिग्री।
ठीक। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि अगले 2t सेकेंड्स में टोटल कितना घूमेगा, तो अगले 2t सेकेंड में घूमेगा 45 प्लस 75, तो ये आपका हुआ 120 डिग्री। अगले 2t सेकेंड में टोटल कितना घूमेगा, 120 डिग्री। सो योर आंसर इज बी पार्ट। एनालॉगस टू मास इन रोटेशनल मोशन। मास के एनालॉगस क्या होता है, तो मास के एनालॉगस होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फोर्स के एनालॉगस होता है टॉर्क, और एंगुलर लीनियर वेलोसिटी के एनालॉगस होता है एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एस्लेशन के एनालॉगस होता है एंगुलर एस्लेशन। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन है। तो मास के एनालॉगस क्या बनेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे वहाँ पे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ था, F इज इक्वल टू ma, वैसे यहाँ पे भी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ होता है, लेकिन वो रोटेशनल मोशन में जो होता है वो होता है टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। तो अब आपको साफ पता लग जाएगा, फोर्स के एनालॉगस टॉर्क है, मास के एनालॉगस मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और एक्सेलरेशन के एनालॉगस एंगुलर एक्सेलरेशन है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स अपॉन, बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किस किस चीज पे डिपेंड करेगा। ठीक, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है, बिल्कुल डिपेंड करता है। टॉर्क पे डिपेंड नहीं करेगा, एंगुलर वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम पे भी डिपेंड नहीं करेगा। एंगुलर मोमेंटम जो है वो खुद मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंड करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर मोमेंटम में डिपेंड नहीं करता है। समझिए इस बात को। एंगुलर मोमेंटम की जो इक्वेशन होती है L इज इक्वल टू वो आई ओमेगा होती है। जैसे लीनियर मोमेंटम की इक्वेशन होती थी P इज इक्वल टू mv। तो कौन किस पे डिपेंड कर रहा है, लीनियर मोमेंटम मास पे डिपेंड कर रहा है कि मास लीनियर मोमेंटम पे डिपेंड कर रहा है। लीनियर मोमेंटम मास पे डिपेंड कर रहा है। इसी तरह से जो एंगुलर मोमेंटम है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंड करेगा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है वो समझ लो। एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ है और उसके अबाउट कितना मास किस पैटर्न में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ है, उसकी लोकेशन क्या है एक्सिस ऑफ रोटेशन की, और उसके अबाउट जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना मास है और किस पैटर्न में डिस्ट्रीब्यूटेड है। मास पास है कि दूर है, कि कुछ मास पास है कुछ मास दूर है, किस पैटर्न में डिस्ट्रीब्यूटेड है उस बात पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ आंसर क्या बनेगा आपका, ए पार्ट। A particle of mass 1 kg is kept at 1,1,1, the moment of inertia of this particle about z axis। ठीक है, तो कुछ इस तरह की सिचुएशन है। ये आपकी z एक्सिस है। चलो ऐसा मान लेते हैं कि ये आपकी x एक्सिस है, ये आपकी y एक्सिस है, और ये क्या है आपकी z एक्सिस। जो कोऑर्डिनेट है वो x में भी 1 है, y में भी 1 है और z में भी 1 है। यहाँ है वो पॉइंट। ठीक है, x में भी 1 है, y में भी 1 है और z में भी आपका 1 है। यहाँ पे एक m मास रखा हुआ 1 kg। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहे हैं z एक्सिस से। तो जो z एक्सिस से इसकी डिस्टेंस होगी, ये वाली जो डिस्टेंस होगी, ये वही डिस्टेंस होगी जो ये वाली डिस्टेंस होगी, और ये बनेगी √2 मीटर। 3 डायमेंशन का थोड़ा विजुअलाइजेशन है, आपको खुद से सोचना पड़ेगा। ये बनेगी √2 मीटर। तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा I इज इक्वल टू वो होता है mr²। अब मास तो है आपका 1 kg और डिस्टेंस है √2 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर तो 2 हो जाएगा। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया 2 kg इंटू मीटर स्क्वायर। सो योर आंसर इज बी पार्ट। रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r अबाउट इट्स टेंजेंशियल एक्सिस। ठीक है, गायरेशन है, जायरेशन नहीं है, ये गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, सॉलिड स्फीयर है जिसकी रेडियस r है टेंजेंशियल एक्सिस के अबाउट। तो बना लेते हैं, ये मान लिया सॉलिड स्फीयर है एक, और ये आपकी एक टेंजेंशियल एक्सिस है। कैसे ही बना सकते हो आप, ये मान लिया आपकी एक टेंजेंशियल एक्सिस है। तो इस एक्सिस के अबाउट आपको उसका रेडियस ऑफ गायरेशन बताना है। तो तरीका ये है कि इस एक्सिस के अबाउट हम निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, और I को क्या पुट कर देंगे mk², और यहाँ से जो k की वैल्यू होगी वही रेडियस ऑफ गायरेशन होगी। तो पहले इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, तो उसके लिए हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। अगर एक एक्सिस इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम बोलेंगे ICM, जिसकी वैल्यू होगी 2/5 mr², जिसकी वैल्यू क्या होगी 2/5 mr²। तो ये I किसके बराबर हो जाएगा, तो I आपका होगा ICM प्लस m इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जिसको हम d लिखते हैं वो इस केस में r के बराबर है।
तो यहाँ से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो आएगा 2/5 mr² प्लस mr², तो ये बना 7/5 और इसकी वैल्यू किसके बराबर हो रखनी होगी आपको, m² के बराबर। तो m से m कैंसिल आउट, तो ये जो रेडियस ऑफ गायरेशन आपकी आ रही है वो आ रही है r टाइम्स √7/5। सो योर आंसर इज ए पार्ट। What is the moment of inertia of a solid sphere of density rho and radius r about its diameter? Diameter के about moment of inertia पूछ रहे हैं, तो उसका फॉर्मूला हमको डायरेक्ट याद है। diameter के about जो moment of inertia होता है वो होता है आपका 2/5 mr²। लेकिन मास नहीं दिया आपको, डेंसिटी दी है, तो हम वॉल्यूम इंटू डेंसिटी करके मास लिखेंगे। तो ये आपका आने वाला है 2/5, मास जो हो जाएगा वो हो जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम होगा 4/3πr³ इंटू डेंसिटी रो, ये बन गया मास, और इंटू r²। तो ये आपका आने वाला है, ऊपर आएगा 8। अच्छा, इसमें पाई भी नहीं है, तो पाई की वैल्यू भी 22/7 डालेंगे क्योंकि सारे आंसर रेशियो में है। तो ऊपर आपका आ जाएगा 8, नीचे आ जाएगा 15, इंटू पाई की वैल्यू डालेंगे तो 22/7, और ये बना आपका रो इंटू आर की पावर आने वाली है 4/3πr³ होता है, आर की पावर आने वाली है 5। अब आर की पावर आएगी 5 और आएगा रो, और ये मल्टीप्लाई होगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर आ जाएगा 176 और नीचे आएगा 105। सो योर आंसर इज बी पार्ट। ठीक, आंसर क्या बनेगा आपका, बी पार्ट आंसर बनेगा। क्लियर? वन सर्कुलर रिंग एंड वन सर्कुलर डिस्क बोथ हैविंग द सेम मास एंड रेडियस, सेम मास है सेम रेडियस है। द रेशियो ऑफ देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू देयर सेंटर्स एंड परपेंडिकुलर टू देयर प्लेन्स। तो बहुत ही सिंपल है, एक रिंग है एक डिस्क है, ये मान लिया रिंग है और ये मान लिया डिस्क है, रेडियस सेम है और मास भी सेम है। ये डिस्क है, ये अंदर तक भरी हुई होगी इस तरह से, और ये सारा मास इसका सरकमफ्रेंस पे होगा। तो उसके सेंटर से पास होने वाली एक्सिस और उसके प्लेन के परपेंडिकुलर। तो रिंग के केस में जो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा आपका mr², और डिस्क के केस में जो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो आपका होगा mr²/2। और इसमें इनका रेशियो पूछा गया, ऊपर आपको रखनी है रिंग, नीचे रखनी है डिस्क। तो आपका आंसर बनेगा 2:1, बी पार्ट। The moment of inertia of a solid cylinder of mass m, length 2r and radius r, length 2r और radius r है, और moment of inertia की बात कर रहे हैं about an axis passing through the center of the mass and perpendicular to the axis of cylinder। सेंटर ऑफ मास से पास करना है और एक्सिस के परपेंडिकुलर है, उसका नाम दिया I1। जरा ड्रॉ करते हैं इसको। तो इस तरह की सिचुएशन है, ये मान लिया सिलेंडर है इस तरह से, तो जो एक्सिस उन्होंने चूज करी है वो इसके सेंटर से पास कर रही है और इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर, यानी एक्सिस ये वाली हुई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्सिस हुई, इस सेंटर से ही पास कर रही है। बट इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया उन्होंने कहा है I1। ठीक, तो I1 की अगर हम वैल्यू डालें तो कितना आएगा, तो अगर इसकी लेंथ मान लिया अगर L है और रेडियस इसकी R है, लेंथ की वैल्यू बाद में डाल देंगे, 2R है लेंथ की वैल्यू, रेडियस R है, मास अगर M है इसका, तो इसकी जो एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा जो हमने दी हुई है परपेंडिकुलर एक्सिस, तो वो होगा आपका ml²/12 प्लस mr²/4, ये होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। L की वैल्यू आपको क्या डालनी है, 2r। क्वेश्चन में जो लेंथ दी है वो कितनी दी है, 2r। तो ये बन जाएगा I1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक, अब I2 के बारे में देखते हैं। I2 क्या है, एंड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड ऑफ द सिलेंडर एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर के वन एंड से और उसके एक्सिस के परपेंडिकुलर, यानी दूसरी जो एक्सिस है वो ये है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है। ठीक, अब एक चीज समझनी है इसमें, I1 और I2 में रिलेशन निकालना तो आप डायरेक्ट कह सकते हो। कैसे, I1 जो एक्सिस है वो सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, तो ये I1 जो है वो ICM का भी काम करेगी, और दूसरी जो एक्सिस है वो उसी के पैरेलल है, तो इसमें हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देते हैं। तो I2 जो आपका आना चाहिए वो आपका आना चाहिए ICM
प्लस एम इंटू डी स्क्वायर, और ये जो डी डिस्टेंस है वो ये वाली डिस्टेंस होगी इनके बीच की, और वो है आर के बराबर, क्योंकि टोटल लेंथ दी है 2r, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी आर के बराबर। ठीक, तो यहाँ से एक आंसर और भी बन रहा है कि I2 माइनस I1 जो है वो एम आर स्क्वायर है, तो आपका जो आंसर सही हो रहा है उसमें वो क्या है, ए पार्ट है। ठीक, अगर दोनों का रेशियो निकालना है हम रेशियो भी निकाल सकते हैं। I1 तो ये आ गया आपका, कितना आएगा, L की जगह जब आप 2r डालोगे तो ये आएगा m इंटू 4r स्क्वायर अपॉन 12, और नीचे 12 ऊपर 4, 4 से 12 कैंसिल आउट करेंगे, समझ लो आराम से, 4 से जब 12 कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। यहाँ की बात कर रहे हैं, L की वैल्यू हम क्या डालेंगे 2r, तो ये बनेगा 4r स्क्वायर, 4 से कैंसिल करेंगे तो 3, तो एक आया एम आर स्क्वायर बाई 3 और एक आ रहा है एम आर स्क्वायर बाई 4, और इनको जब ऐड करेंगे तो नीचे एलसीएम आएगा और ऊपर बन जाएगा 7, तो ये बना 7 एम आर स्क्वायर बाई 12। तो पहला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो आपका आया 7 एम आर स्क्वायर बाई 12। ठीक, अब आपको अगर I2 निकालना है, I2, तो I2 हम क्या करेंगे, पहला वाला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसमें हम एम आर स्क्वायर ऐड कर देंगे, तो 7/12 में एम आर स्क्वायर और ऐड करोगे तो ये बनेगा 19/12 एम आर स्क्वायर, और फिर आपको रेशियो निकालना है I2 बाई I1, तो जब आप I2 बाई I1 करोगे तो एम आर स्क्वायर से एम आर स्क्वायर कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, तो आपका जो आंसर आ रहा है वो 19/7 आएगा, और यहाँ पे क्या आंसर दिया, यहाँ पे आंसर दिया 19/12, तो ये गलत हो गया। अगर 19/7 दिया होता तो ये भी सही हो गया होता। क्लियर, तो ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। If I1 is the moment of inertia of a thin rod, पतली सी रॉड है, about an axis perpendicular to its length and passing through the center, तो थिन रॉड है तो सीधे सीधे फॉर्मूला क्या बनेगा, एम एल स्क्वायर बाई 12, सेंटर के पास कर रही है और थिन रॉड है तो एक पतली रॉड की तरह बिहेव करेगी, तो ये बनेगा एम एल स्क्वायर बाई 12। और I2 जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर फॉर्म्ड बाई बेंडिंग द रॉड, रॉड को बेंड करके आपने रिंग बना दी तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा जिसका नाम होगा I1, तो वो होगा आपका एम एल स्क्वायर बाई 12। और रॉड को बेंड करके अगर आपने रिंग बना दी तो उसके सेंटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा जिसका नाम होगा I2, तो वो होगा सिंपली एम आर स्क्वायर। अब बात ये है आर को एल के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, तो बहुत सिंपल है, सरकमफ्रेंस लेंथ एल के बराबर है और वो बनेगी 2πr, तो आर की जगह क्या रख सकते हैं, एल अपॉन 2π, तो I2 जो आपका आने वाला है वो आपका आने वाला है एम एल स्क्वायर अपॉन 4π स्क्वायर, और आपको चाहिए दोनों का रेशियो, तो निकाल लेते हैं रेशियो I1 अपॉन I2, एम एल स्क्वायर से एम एल स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपका आने वाला है 4π स्क्वायर अपॉन 12, दैट मीन्स पाई स्क्वायर बाई 3, सो योर आंसर इज डी पार्ट। Moment of inertia of a rod of mass m and length l about its one end is I, ये I है, ठीक है, ये L और I जो है ना कंफ्यूजिंग हो गए हैं थोड़ा सा, तो इसको सही कर लेते हैं, ठीक है, या इसको स्मॉल l कर लेते हैं, इसको स्मॉल l कर लेते हैं, ठीक, और ये क्या है आपका I। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, रॉड का मास m है, लेंथ l है, और एक एंड के अबाउट यानी एम एल स्क्वायर बाई 3 दिया है, ये I जो है वो क्या है, एम एल स्क्वायर बाई 3, तो वैल्यू लिख लेते हैं, I जो है वो आपका किसके बराबर है, वो है आपका एम एल स्क्वायर बाई 3 के बराबर। अब क्या किया हमने क्या किया, 1/4 जो लेंथ थी वो काट के अलग कर दी, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग रॉड अबाउट इट्स वन एंड विल बी, अब जो रिमेनिंग रॉड बची उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहे हैं एक एंड के अबाउट, तो समझने वाली बात यह है कि रॉड का अगर आप 1/4 हिस्सा काट के अलग कर दोगे तो लेंथ भी 1/3 बचेगी और मास भी 1/3 बचेगा, ठीक है, फॉर्मेट तो वही रहेगा एम एल स्क्वायर बाई 3 का, लेकिन एम की जगह क्या डालोगे, एम की जगह डालोगे 1/4 कम हो गया तो 3m/4, 3m/4, और लेंथ भी क्या डालोगे 3l/4, तो नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा I डैश, तो m की जगह आएगा 3m/4, एम एल स्क्वायर बाई 3 का ही फॉर्मेट रहेगा, और l की जगह आएगा 3l/4 का स्क्वायर अपॉन 3, तो जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो 3 का स्क्वायर और 3 यानी 27 तो आ गया ऊपर, और नीचे आपका आ रहा है 64, बाकी तो वही पुराना वाला फॉर्मूला फिर से आ गया एम एल स्क्वायर बाई 3 वाला। तो जो नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I डैश वो 27/64 टाइम्स होगा पुराना मोमेंट ऑफ इनर्शिया,
27/64 टाइम्स हो जाएगा पुराना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो योर आंसर इज सी पार्ट। Three thin rods, each of length L and mass m, are placed along x, y and z axis such that one end of each rod is at the origin। ठीक है, ढंग से समझना इसमें क्या है कि ये तीन रॉड्स हैं आपके पास, ड्रॉ कर लेते हैं। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। और तीनों रॉड तीनों एक्सिस के अबाउट रखी हुई हैं, उनका एक एंड जो है ओरिजिन पे, तो एक रॉड तो ये यहाँ रखी हुई है, ठीक है, और एक रॉड ये यहाँ रखी हुई है इस तरह से, और एक रॉड ये यहाँ रखी हुई है इस तरह से। ठीक, ये तीनों रॉड इस तरह से रखी हुई हैं। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम अबाउट जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहे हैं, इस एक्सिस के अबाउट। तो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है आपकी वो यही है, यही एक्सिस है, वो यही एक्सिस है, यही है आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहे हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो जेड एक्सिस वाली रॉड थी, मास एम लेंथ एल वाली, इसका पूरा का पूरा मास, इसका पूरा का पूरा मास उसी एक्सिस पे लाई कर गया, तो इसकी एक्सिस से डिस्टेंस जीरो हो गई, तो इस रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो जीरो हो जाएगा। फॉर्मेट एम आर स्क्वायर होता है, आर जो होती है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस होती है। अब यहाँ तो पूरी की पूरी रॉड एक्सिस पे ही लाई कर गई, अब एक्सिस पे ही लाई कर गई, थिन रॉड्स हैं, पूरा का पूरा मास एक्सिस पे आ गया, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, जीरो। अब ये जो एक रॉड है, इसके लिए ये जो इसके लिए जो एक्सिस है वो इसके एंड से पास कर रही है और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, और इस रॉड के लिए भी एक्सिस इसके एंड से पास कर रही है, प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो जो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा एक रॉड का होगा ml²/3 और दूसरी रॉड का भी हो जाएगा ml²/3। तो जो नेट मोमेंट ऑफ, तीसरी रॉड का जीरो, तीसरी रॉड तो उसकी एक्सिस पे ही लाई कर गई, तीसरी रॉड का जीरो, तो जो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा 2/3 ml²। सो योर आंसर इज ए पार्ट।